नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। यूं तो इस बजट में बहुत कुछ है। यहां तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। पूरा डिटेल जो है वो हम बजट की बताएंगे, लेकिन बात हम जम्मू कश्मीर की करते हैं। तो जम्मू कश्मीर यूटी बना हुआ है और यूटी का बजट भी लोकसभा में ही पेश किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए 42,277 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं अगर बात करें हम लद्दाख की, लद्दाख एक अलग यूटी जब से बना है, उसका अलग से बजट है। 5,958 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किया गया है। अब बजट जब आएगा तो उसके बारे में डिटेल्स हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन इस बजट में जो मेन बजट है उसमें हेल्थ सेक्टर, कृषि सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी सहूलियत दी गई है। लेकिन अपोजिशन का, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका कहना है ये वही पुराना सबसे वो लिखा हुआ लेटर है, पुराना बना हुआ बजट है, जिसे नए लिफाफे में डालकर सामने में दे दी गया। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं जो अब सामने आई हैं, जिसे रोजगार को लेके भी बातें कर रहे थे, वो भी सामने आया। हेल्थ सेक्टर की खास बात हो रही है, एजुकेशन सेक्टर की खास बात हो रही है, और इसके साथ साथ जो है कृषि के ऊपर खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि कृषि के बहुत सी चीजें हैं जो कृषि के ऊपर डिपेंड करती हैं। जहाँ पे अधिकतर जो हमारा क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, और हम अपने युवा को कृषि की तरफ करें तो यहाँ पे रोजगारी की समस्या भी हल हो सकती है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के बजट पर और उसके बाद आज के समाचारों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं अगर बात करें लद्दाख की, तो सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 रुपए आवंटित किए। फरवरी में वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया था। इसमें 20,760 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पादन में पूंजीगत व्यय योगदान 14.64% और जीएसटीपी में 7.5% की अपेक्षित वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। अंतरिम बजट 2024-25 में जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं तथा शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। इसका तात्कालीन लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक विकास की गति को तेज करना और इसे बहुआयामी बनाना है। वित्त मंत्री ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया, जो उनका लगातार 7वां बजट है। निर्मला सीतारमण ने मोरारजी देसाई के लगातार 6 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आज सुबह 11 बजे मोदी सरकार के तहत पहला 2024-25 का बहुप्रतीक्षित बजट पूर्ण बजट संसद के पटल पर पेश किया गया। वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने दी। Parts to your question. One was on real estate and gold and other assets. So earlier the rate was 20% with indexation. It has now been reduced to 12.5% without indexation. If you assume that the rate of return on real estate is typically above 10% per annum, and if you take inflation at about 4% per annum, the real rate of return was earlier, let's say, somewhere between 6 and 16% per annum in real estate. If it was 16%, 20% of 16% was being taxed. The effective rate was 16%. It has gone down to 12.5%. If the rate of return was 10% per annum nominal, it has also remained approximately the same at 12.5%. So actually there is either a reduction or no change in respect of the effective rate of tax on property and gold. Now, as regards the equity, yes, it has gone up from 10 to 12.5, but you will also find that unlisted equity has gone down from 20 with indexation to 12.5 without indexation. Basically, we have a very, very simple, easy regime. All listed, all unlisted are at 12.5% long term. And all are at 20%, equities are at 20% and everything else is at applicable rate for short term.
So yes, short term has gone up, and yes, long term has been rationalized. It has not necessarily gone up. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए अपने बजट में देश के लाखों संगठित और असंगठित कामगारों के लिए किराए के घर की महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत इन कामगारों को अब किराए के तौर पर ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। अभी तक देश के अलग अलग संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अपने अपने इंडस्ट्रियल एरिया समेत अन्य काम करने वाली जगहों के आसपास किराए पर घेर लेना पड़ता था, लेकिन नई योजना के तहत अब पीपीपी मोड पर ऐसे घर और डॉर्मेट्री विकसित किए जाएंगे जिसमें इन कामगारों को बहुत कम कीमत पर रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑल इंडिया वर्कर एसोसिएशन और इंडियन ट्रेड फॉर एम्प्लॉय यूनियन का कहना है कि इस योजना से देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत फायदा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औद्योगिक कामगारों के लिए उनके ही इलाके में पीपीपी मोड पर डॉर्मेट्री और किराए के मकान की सुविधा दिए जाने की घोषणा की। इस सुविधा को लेकर ऑल इंडिया वर्कर एसोसिएशन के शांति स्वरूप मिश्रा कहते हैं कि इस योजना को जितनी जल्दी जमीनी स्तर पर बड़े स्तर पर उतारा जाएगा उसका उतना ज्यादा कामगारों को फायदा मिलेगा। मिश्रा के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब समेत देश के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब में लाखों मजदूर काम करते हैं। अपनी गृह राज्य छोड़कर जब ये मजदूर इन राज्यों में काम करने चाहते हैं तो उनको मिलने वाली पगार का एक बड़ा हिस्सा घर के किराए में खर्च हो जाता है। वह बताते हैं कि ऑल इंडिया वर्कर एसोसिएशन की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक औसतन 2 से 3 हज़ार रुपये एक छोटे से कमरे के लिए किराया देना पड़ता है। इन कर्मचारियों को मिलने वाली पगार का ये एक बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में मजदूरी करने आए ये कर्मचारी बचत किए जाने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा किराए में खर्च कर देते हैं। This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. इस बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए किए गए ये अहम ऐलान नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना ऐसी होगी जिसमें 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5% और 7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10% आय कर लगेगा। वहीं 10 से 12 लाख की आय पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आय पर 20% और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से 4 करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा जहां बची हुई आय 50 लाख रुपए और उससे अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5 किया गया है और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 15 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। चैरिटी के मामलों में 2 अलग अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए 5% TDS की जगह 2% TDS की व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड्स या UTI की पुनः खरीदारी पर लगने वाले 20% TDS अब नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मोबाइल फ़ोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल फ़ोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके चलते देश मोबाइल और मोबाइल उपकरण इसमें सस्ते होंगे।
कैंसर के मरीजों के लिए 3 और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6% और प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क घटाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। ये योजना और इसे और भी बढ़ावा देगी। First of all, it is not just because we've mentioned it in this budget, but the attempt to widen the tax net is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high. And their performance is also now substantially increased. So revenue mobilization is not just tax-based, you have non-tax revenue mobilizations which are also coming up. Then we had for almost now 3 years been talking about asset monetization, which is not selling of assets, but optimum utilization of those assets which are lying in the form of unutilized stadiums or land which is available with PSUs which can be utilized for better purposes. That's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas. So in all those, the revenue is going to be mobilized better, and as a result of which the revenue foregone will be now made up for, is our expectation. We've said that in the budget. In my speech itself, I mentioned it. राजौरी जिले में सोमवार सुबह बीडीजी पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने वालों में 3 आतंकवादियों के साथ एक स्थानीय मददगार के होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान ने देखा कि पुरुषोत्तम के घर की तरफ बढ़ने वालों में एक व्यक्ति आगे था और उसके पीछे 3 आतंकी चल रहे थे। इससे आशंका है कि वह व्यक्ति स्थानीय आतंकी मददगार हो सकता है। इन दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए गुंदा, ख्वास और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। हालांकि घना जंगल, ऊंची घास और मक्की की फसल के साथ धुंध सर्च ऑपरेशन में रुकावट पैदा कर रही है। तलाशी अभियान में सेना, पैरा कमांडो, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीडीजी लगे हुए हैं। खोजी कुत्तों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बरसात में धुंध के कारण विजिबिलिटी इतनी कम रही कि आतंकियों को तलाश कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस बात का भी खतरा है कि कहीं घात लगाकर बैठे आतंकवादी सर्च ऑपरेशन में लगे सुरक्षा बलों पर हमला करके नुकसान ना पहुंचाएं। उधमपुर के संगूर क्षेत्र में सोमवार दोपहर 1 बजे के करीब मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के वाटर फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। इससे 15 मिनट तक 1000 के करीब स्कूली बच्चों व अन्य लोगों की सांसें अटक गईं। घटना के वक्त 100 मीटर दूर एक निजी स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल में उस वक्त 1000 के करीब बच्चे मौजूद थे। बच्चों को आनन फानन बाहर निकाला गया और जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में दोपहर के समय अचानक तेज गंध फैलने लगी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिल्टर प्लांट के पास दुकानों को बंद करवा दिया और सैन्य क्षेत्र की तरफ जाने वाले वाहनों को रोक दिया। फिल्टर प्लांट के पास ही कॉमन पब्लिक स्कूल है। जैसे ही गैस लीक हुई तो कक्षा में कुछ बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि गैस लीक होने के बाद सैन्य क्षेत्र से बच्चों को स्कूल से निकालने का संदेश भेजा गया। इसके बाद बच्चों को स्कूल से बाहर खुले स्थान पर पहुंचाया गया और वाहनों से घर भेज दिया गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने फिल्टर प्लांट के अंदर गैस रिसाव करने वाले स्थान पर पानी की बौछारों से केमिकल के प्रभाव को खत्म किया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। गैस लीक होने से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही जीएमसी में इससे पीड़ित कोई व्यक्ति पहुंचा है। एमईएस का ये फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी समय से चल रहा था। तकनीकी खराबी की वजह से गैस लीक हुई है। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ हमारे वार्ड नंबर 20 के अंदर एक फिल्टर प्लांट है। यहाँ पर एक क्लोरीन गैस लीक हुई है और जिसकी इंटीमेशन मुझे अब से कोई 1 घंटा पहले जो है वहाँ के सीनियर ऑफिसर ने दी थी। तो मैंने उसी वक्त
मेरे एरिया के अंदर जो स्कूल थे उनको इंटीमेट किया और सराउंडिंग एरिया के तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर एक गैस जो है लीक हो गई है, तो लिहाजा आप सब जो हैं सेफ़ जोन में चले जाएं। तो मैंने वहाँ के जो स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल को फ़ोन किया, तो उन्होंने तुरंत बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करके सेफ़ जोन में पहुँचाया। जैसे कि हमारे यहाँ एक विकास पैलेस है वहाँ पर, और यहाँ जब वो बच्चे पहुँचे तो तमाम गाड़ियों को लगाकर यहाँ से बच्चों को धीरे धीरे उनके घर की तरफ रवाना किया गया है। तो इसीलिए मैं तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि क्लोरीन गैस ज़रूर लीक हुई थी, लेकिन कोई भी किसी किस्म की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लिहाजा किसी को भी परेशानी में या किसी पेरेंट्स को परेशानी लेने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद को लेकर कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवाद इन दिनों बढ़ गया है। पहले डोडा में हुआ, आज फिर राजौरी में आतंकी हमला हुआ जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि दोनों मुल्कों में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि अमन आए। हम शांति चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सेना आ रही है। लगभग 7,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया गया है। भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये तब तक तैयार नहीं है जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता। चाहे हम कितना भी चलाएं, वे तैयार नहीं होंगे। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के ठेलों पर नाम लिखने के आदेश पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये बहुत ही गलत है। पहले भी यात्रा अमन से चलती थी। ये क्या कर रहे हैं, किस नफरत की तरफ चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकारें कोशिश कर रही हैं कि तनाव और बढ़े और हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां और बढ़ जाएं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी। जनता ने लोकसभा के चुनाव में ये दिखा दिया है, इसी कारण वो चुनाव हार गए। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान की जनता जान गई है कि नफरत से हिंदुस्तान नहीं बढ़ेगा, मोहब्बत से ही हम लोगों को आगे चलना है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार से ऐसे कानून वापस लेने की गुजारिश की। कारगिल विजय की रजत जयंती पर 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर उपराज्यपाल प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपराज्यपाल BD मिश्रा 24 जुलाई को द्रास में कारगिल वार मेमोरियल का दौरा कर स्वयं तैयारियों की जानकारी लेंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जल्द कारगिल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पर सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे। वह द्रास में वॉल ऑफ फेम व कारगिल वार म्यूजियम भी जाएंगे। प्रधानमंत्री कुछ वीर नारियों व युद्ध के नायकों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा PM लद्दाख में कुछ विकास प्रोजेक्टों का वर्चुअल उद्घाटन व नींव पत्थर भी रख सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार लद्दाख दौरे पर आ रहे हैं। लद्दाख पहुंची स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की टीमों ने प्रशासन व लद्दाख पुलिस के साथ एडवांस सिक्योरिटी लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। SPG टीमें अगले 3 दिन तक कारगिल में प्रधानमंत्री दौरे की सुरक्षा के हर पहलू की बारीकी से जांच करेंगी। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को सुबह हेलीकॉप्टर से द्रास हेलीपैड पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम 24 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अगले कुछ वर्षों में जम्मू शहर का कायाकल्प होने वाला है। स्मार्ट सिटी के लिए धब्बा साबित होने वाली कई बड़ी सरकारी इमारतों को तोड़ने के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहुउद्देशीय इमारतों का निर्माण करने के साथ खाली ज़मीनों का सदुपयोग किया जाएगा। ये सब जम्मू स्मार्ट प्लान 2032 के तहत प्रस्तावित है। इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव शहर की सबसे बड़ी अनाज मंडी बेयर हाउस विक्रम चौक अम्फला में देखने को मिलेगा, जहां करीब 2000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन को खाली किया जाएगा। इतना ही नहीं, परेड ग्राउंड, BC रोड, जूल चौक, कैनाल रोड, अखनूर रोड, रेल हेड कॉम्प्लेक्स क्षेत्रों में भी सैकड़ों कनाल ज़मीन को खाली करवाकर यहाँ बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। आने वाले समय में रेलवे रोड पर यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर पर स्थित ट्रांजिट कैंप को भी हटा दिया जाएगा। अखनूर रोड में बंद पड़ी गवर्नमेंट लेदर फैक्ट्री की जगह को रणवीर कैनाल सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। मास्टर प्लान के तहत 2032 तक इन योजनाओं को पूरा कर लिया जाना है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, चीफ इंजीनियर PHE कार्यालय, चीफ इंजीनियर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यालय, पुलिस कंट्रोल रूम को विक्रम चौक स्थित बेयर हाउस से शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। बेयर हाउस नेहरू मार्केट और यहाँ स्थित FCI के गोदाम को शहर के बाहरी क्षेत्र राया मोड़ में शिफ्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सोमवार को मडीन के सीमावर्ती हरिया चक में भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित किसान सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना,
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह के अलावा जिले के पदाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर तीसरी बार जीत हासिल की है, वैसे ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी न केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भी भाजपा का ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़कों पुलों के निर्माण के साथ ही प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचा, चाहे वे किसी भी वर्ग से हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों में बड़े मुश्किल दौर से गुजरा है। पाकिस्तान ने खून बहाने के लिए कई साजिशें रची, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका और आगे भी उसकी हर साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। लोकें दियां परेशानियां जेड़े डेलीवेटर जेड़े सारे डेलीवेटर भरा पेड़ नौजवान उनके मसले असें हल कर दें। रैबरे खेल रैबरे जंगलात NOIC SPO BDC जेड़े जेड़े भी मसले रफूजियों के मसले किसानों के मसले सारे भारतीय जनता पार्टी ने हल करने, क्योंकि दिल्ली सारी सरकार है। अस मोदी साहब को स्पेशल फंड पैसा मंजूर कराइए लिया और सारे मसले हल करने और गलती करने भी ये लोग जेड़े जिन्हें जम्मू कश्मीर 70 साल बेड़ा गर्क किया, अगर गलती करने इनकी सरकार आई तो फिर भी बेड़ा गर्क हो। और इस वास्ते असें मिलिए असैम्बली के इलेक्शन की तैयारी करनी है और 50 थुआ ज्यादा सीटा जिताई जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार बननी है। जम्मू के मुकाबले सोमवार को राजधानी श्रीनगर अधिक गर्म रही। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री चढ़कर 35.6, जबकि जम्मू में 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। कश्मीर घाटी में जुलाई की गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुपवाड़ा में 8, गुलमर्ग व काजीकुंड में 4 और श्रीनगर, पहलगाम, कुपवाड़ा में 3 साल बाद जुलाई में अधिक गर्मी पड़ी है। मैदानी इलाकों में गर्मी के साथ उमस परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में 25 जुलाई तक खासकर रात्रि और तड़के बारिश के आसार हैं। 31 जुलाई तक भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। श्रीनगर में 18 जुलाई 2021 को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोमवार को इससे अधिक पारा रहा। इसी तरह काजीकुंड में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री चढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 4 जुलाई 2020 को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। पहलगाम में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री चढ़कर 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ इससे पहले 19 जुलाई 2021 को अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री रहा। कुपवाड़ा में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री चढ़कर 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 18 जुलाई 2021 को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। कठुआ में LG गो बैक नारों के साथ सड़क पर उतरे पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। करने के लिए इन्होंने ये सारे काला कानून लाया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ कर चलते हैं। हमारी पार्टी पूरी और पूरे लोग इसकी मजम्मत करते हैं। और इस समय गर्मियों के दिन है, लोगों का जो बिजली का हार और किराया जिस तरीके से लोगों को तंग कर रहा है, हम लोगों के साथ हैं। लोग इसके लिए सड़कों पे आए और लड़ाई लड़े इसके लिए। चुनावी सरगर्मियों में तेज हुई है, कांग्रेस पार्टी किस तरह तैयार बैठी ये एक बड़ा क्लियर बता दिया, खुद ही बीजेपी के मान चुकी है कि वो हारे हैं, इसलिए उन्होंने कानून काले कानून बनाए। अगर ये काला कानून नहीं लाते, क्यों लाया? कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीतेगी, इनका हाल बुरा होगा, बहुत बुरी हालत होगी। अभी देख रहे हो, अभी वो सीट जो निकली, अभी वो सीटें निकली 11 थी 12, 10 हारी, 2 जीती। अभी हिमाचल में क्या हाल हुआ,
बाहर 7 स्टेटों में क्या हुआ, आगे क्या होने यार, लोग इस समय इनको बदलने पलटने में तैयार हो चुके हैं। दिस इज वेरी क्लियर। धन्यवाद। एससी ने आज अपनी कुछ खास मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ये इशू शायद हमारे नोटिस में भी नहीं आते, जहां हम इसके ऊपर बात नहीं करते। अगर ये जो आपका शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड बना होता, ये उनकी कारकर्दगी है, ये उनके दायरे इख्तियार में है कि वो इसके ऊपर इन लोगों से रिपोर्टिंग लें। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बाकी महकमे भी हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। तो आज मेरी ये भी एक दरख्वास्त है कि जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट है उसको भरा जाए, ताकि ये जो इश्यूज कुछ हैं जो कि उधर उधर जाते हैं वो उनके पास आएँ। हमारा भी मैंडेट है, ये जो हमारा भारत दलित सत्य अकेडमी है, इसका भी मैंडेट जो है, क्योंकि आज आपने जल्दी कहा कि इसमें वो हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको सिर्फ एक आधी लाइन जो थी उसकी आपको पढ़ के सुनाता। और अगर ये जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरे इश्यूज़ हैं वो तो मैंने इसी में बंद कर देता हूँ, लेकिन एक पॉइंट क्योंकि किसी के मन में ये ना रह जाए कि साहब आप क्यों इन इश्यूज़ को लेके चल रहे हैं, तो इसी सिलसिले में मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि जो इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों जगह पे, एक जो हमारा जो स्टेट यूनिट है और जो सेंट्रल यूनिट है, उसमें ये मैंडेट दिया गया है टू रेज वॉइस against the exploitation of depressed society for injustice, inequality, orthodoxy, apartheid, ignorance and inhuman behavior outside. युवा राजपूत सभा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उमड़ी। उन्होंने कहा कि राज्यों का दर्जा बहाल करने की बात की गई थी, उन्हें झांसा दिया गया था कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्य का दर्जा उन्हें बहाल नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, कई युवा बेरोजगार भी हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो वे आने वाले समय में सिविल सोसाइटीज के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। दर्जा तो ही वापस दिता जाएगा और 5 साल होइए नहीं अज अस इंतजार करते और बल्ले बल्ले जी साड़ी डोगरे दी कुचलने की कोशिश की जा रही है। और नवे को नवा नियम जो साढ़े जम्मू क्षेत्र के लोग बैठे ने, जम्मू की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। युवा राजपूत सभा ने अज एक संकल्प लेता है, प्रण लेता है कि असें अपनी जी राजे महाराजे स्टेट है, जी महाराजा गुलाब सिंह के टाइम असें ये एक तोहफा मिलिया हा, और महाराजा गुलाब सिंह ने अपनी सेना के कन्ने गिलगित बलोचिस्तान तोड़ी जेड़ा फतेह पाई ही, और उस स्टेट की और साड़ा भरपूर संयोग करियो, क्योंकि युवा राजपूत सभा ने जेला भी कोई संकल्प लेता है उसी पूरा करने की पूरी कोशिश की और किया भी है। और अज अस अपनी जी स्टेटहुड की मांग की है, अपनी रियासत की मांग की है, ये पर भी अस सारी पसलियत दस गए, अगर तुंदा प्यार असीं सारे मिले। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।